नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 21 नवंबर 2022 एंड डेली के प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर्स के न्यूज़ डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पीडीएफ का वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज का आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं एक एक करके धीरे धीरे। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम न्यूज़ में था। क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है ना सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन उसको बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया था ना। क्योंकि वैसे तो ये छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, ठीक है, बट इसके क्लॉजेस हमें समझने पड़ेंगे दैट व्हाट दिस स्कीम इज ऑल अबाउट। यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दोस्तों। दो सेक्टर स्कीम होता है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसमें सेंटर पूरा पैसा देता है, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें सेंटर एक थोड़ा अमाउंट ऑफ पैसा देता है और थोड़ा अमाउंट बोलता है स्टेट गवर्नमेंट को दैट आप भी थोड़े पैसे दो, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसमें केंद्रीय सरकार दैट इज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारे पैसे देती है, राइट। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था सन 2008 को, जिसका ऑब्जेक्टिव है दैट जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं ना, और वैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनको स्कॉलरशिप अवार्ड करना, राइट। और जो वो 8 क्लास के बाद ड्रॉप आउट कर जाता है ना, क्योंकि देखो सरकारी स्कूल जो होता है ना, एक होता है प्राइमरी स्कूल्स, राइट, जो कि आपका 8 क्लास तक होता है, उसके बाद 9, 10, 11, 12 का एक अलग स्कूल होता है उनका, ठीक है। तो 8 क्लास तक का स्कूल करने के बाद क्या करते हैं बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, ठीक है, और आगे में पढ़ते ही नहीं है। तो उन ड्रॉप आउट्स रेट को रोकने के लिए और उनको इनकरेज करने के लिए दैट आप आने वाले समय में 10th 12th ये सारे एग्जाम्स दो, ग्रेजुएट करो, क्योंकि देखो अगर ग्रेजुएशन का उसके पास डिग्री भी रहेगा ना तो अच्छा जॉब उनको मिल सकता है फ्यूचर में, राइट। तो इसीलिए ये स्कीम ये एम रहता है सरकार का, राइट। इसीलिए सरकार मेक श्योर करती है दैट 1 लाख फ्रेश स्कॉलरशिप आर अवॉर्डेड टू सेलेक्टेड स्टूडेंट्स जो क्या क्लास 9 में हर साल जाते हैं, राइट। तो ये चीज है इस स्कीम के अंदर, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। अमाउंट जो स्कॉलरशिप का दिया जाता है ना हर साल 12,000 रुपए दिया जाता है, और बहुत ज्यादा होता है 12,000 रुपए, कम नहीं होता है ना। आप शहरों में रहते तो शायद शहरों में आपको ज्यादा लग रहा होगा, राइट, बट एक्चुअली में गांव साइड ले लो या फिर टायर 2 टायर 3 सिटीज में अगर चले जाओगे तो दीज आर लमसम, मतलब वेरी गुड अमाउंट, नॉट दैट बैड, राइट। एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट जिनके पेरेंटल इनकम 3,05,000 पर साल से भी कम हो दे आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, राइट। और स्टूडेंट्स मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स जो क्या उनको क्लास 7 एग्जामिनेशन के इक्विवेलेंट में होना चाहिए, ठीक है। और ये कुछ में इसमें रिलैक्सेशन भी है, देखो नॉर्मल बच्चों के लिए तो 45%, बट अगर SC ST स्टूडेंट्स है ना तो उनके लिए 50% होने से भी चल जाएगा, समझ रहे हो बात। सो स्टिल दे आर एलिजिबल फॉर दिस वेरी स्कॉलरशिप स्कीम। सो यू नीड टू रिकॉल दिस स्कॉलरशिप स्कीम दैट दिस स्कॉलरशिप इज अबाउट व्हाट, राइट। नेक्स्ट, बैटल ऑफ रेजांगला वाज इन न्यूज, राइट। क्योंकि अभी रिसेंटली वी आर सेलिब्रेटिंग 60th एनिवर्सरी ऑफ बैटल ऑफ रेजांगला, जो क्या इस बैटल ऑफ रेजांगला को बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल माना जाता है। जब 1962 का वॉर हुआ था ना चाइना के समय, उस समय का रेजांगला, इसको हम लोग रिचिनला भी कहा जाता है। ये एक्चुअली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ना इंडिया एडमिनिस्ट्रेड लद्दाख और चाइनीज एडमिनिस्ट्रेड आपका जाकर अक्साई चेन वाले रीजन में, उस रीजन में लाई कर रहा है एक माउंटेन पास, जो क्या मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये देख रहे हो, ये रेजांगला है, ये रेजांगला, दिस इज रेजांगला, कैन यू सी इट, दिस वेरी पार्ट, राइट। सो ये है लोकेटेड इन द ईस्टर्न वाटरशेड रिज ऑफ चुसुल वैली, राइट, and it is at the head of Rezangla Lungpa Valley which houses a stream draining into Spangur Lake, ठीक है। एनीवेज ये तो जस्ट को थोड़े मोड़े फैक्चुअल है, इतना भी ज्यादा घुसकर फैक्चुअल में शायद ही आपसे पूछे, राइट, बट यू नीड टू रिकॉल दैट ओके रेजांगला व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट इट, राइट। तो ये कहां पर लोकेटेड है, तो चुसुल वैली का लोकेशन कौन सा है, राइट। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स व्हिच यू नीड टू रिकॉल इट, राइट। एनीवेज यहाँ पे एक वॉर मेमोरियल है व्हिच इज डेडिकेटेड टू दोज हु लेट डाउन देयर लाइव्स इन द बैटल ऑफ रेजांगला ड्यूरिंग द 1962, बट बोला जा रहा है इट विल नाउ ऑल्सो इंक्लूड द नेम ऑफ दोज आर्मी पर्सनल जिन्होंने अभी जो रिसेंटली लास्ट ईयर गलवान क्लैश में जो कुछ हमारे जवान शहीद हो गए थे ना, उनके भी नाम यहाँ पे रखे जाएंगे, राइट। सो अगेन दिस रीजन इज बिकमिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, मेलोकाना बैसिफेरा
मेलोकाना बैसिफेरा नाम का एक ट्रॉपिकल बैम्बू स्पीशीज है, राइट, जो क्या अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, राइट। तो अब इस बैम्बू स्पीशीज के थोड़े अगर फीचर देख लोगे तो देखो, इसको ये इट इज़ वेरी मच नोन फॉर द एसोसिएशन विद द अकरेंस ऑफ बैम्बू डेथ, रैट फ्लड एंड फेमाइंस एज वेल, जो कि नॉर्थ ईस्ट में होता है। इनफैक्ट ये वैसे रीजन में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं जहां पर मीन एनुअल टेम्परेचर जो है ना, इट फॉल्स विद इन द रेंज ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 33 डिग्री सेंटीग्रेड, और यह टॉलरेट कर सकता है टेम्परेचर फ्रॉम 15 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड एज वेल। मिनिमम जो प्रिफरेबल एनुअल रेनफॉल है इस रीजन में वो 2000 से 3000 मिलीमीटर का होता है, और ये टॉलरेट भी कर सकता है थोड़ा ज़्यादा वेरिएशंस भी, जैसे 600 से अगर 4400 मिलीमीटर तक का भी रेनफॉल हो ना तो भी ये सह सकता है। बट हाँ, किस रेंज में यूजुअली हमें देखने को मिलता है? 2000 से 3000 मिलीमीटर के रेनफॉल के रेंज में, राइट। अच्छा, किस टाइप के सॉइल्स में होता है? ऑफ कोर्स इस रीजन में मॉइस्ट सॉइल्स होना चाहिए, राइट, और फर्टाइल मीडियम होना चाहिए इस रीजन में, एंड यंग शूट्स आर हार्वेस्टेड इन रेनी सीजन, राइट। सो यू नीड टू रिकॉल दिस थिंग। यूजेस इस बैम्बू स्पीशीज का क्या है? देखो, एक एडिबल यूज तो है ही, दैट यंग शूट जो इससे निकलता है ना उसको आप कुक भी कर सकते हो, फेमाइन के में एज अ फूड भी इसको खा सकते हो, इससे लिकर भी मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब वहाँ के लोकल कम्युनिटीज के द्वारा, राइट। इनफैक्ट the remarkable large fruit are fleshy and edible as well. Shoots are also sliced and dry up in the sun for the preservation, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना, बाद में फेमाइन के समय में भी खा सकते हैं, इन जनरल भी खाया जा सकता है ऑफ कोर्स, बट इसका सिर्फ ये नॉर्मल फूडिंग वाला एडिबल यूज ही नहीं है, बल्कि मेडिसिनल यूज भी है। जी हाँ दोस्तों, इट इज यूज्ड एज अ टॉनिक एंड ट्रीटिंग द रेस्पिरेटरी डिजीज एज वेल। सांस का जो दवाई है ना, डिजीज जो होती है उसमें भी इस काम आता है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वाटर क्रेडिट, एक इनोवेटिव सोल्यूशन टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। नाउ यहां पे बोला जा रहा है, माफ करना दोस्त, हाँ, वाटर क्रेडिट्स ये है क्या? यह एक फिक्स्ड क्वांटम ऑफ वाटर है दैट इज कंजर्व्ड और जनरेटेड, एंड जिसको हम ट्रांजैक्ट कर सकते हैं बिटवीन वाटर डेफिसिट एंड वाटर सरप्लस एंटिटीज। नाउ एक जो कंडीशन है ना, यहाँ पे विद इन द सब बेसिन ही हमें ट्रांजैक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप सबको वाटर शेड का तो कॉन्सेप्ट पता है ना, राइट। तो सोचो यह एक वाटर शेड है, यह एक दूसरा वाटर शेड है, राइट। तो अगर मैं वाटर क्रेडिट्स का इस्तेमाल कर रहा हूं ना, तो एक वाटर शेड से एक वाटर शेड में ही इसका आदान प्रदान किया जा सकता है। ऐसा नहीं एक वाटर शेड यहाँ है और दूसरा वाटर शेड यहाँ है तो इन वाटर शेड के बीच में आदान प्रदान इसका नहीं किया जा सकता है। जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन क्रेडिट बोलते हैं ना। कार्बन क्रेडिट होता है क्या ना, दैट आप अगर कन्याकुमारी में भी एक फैक्ट्री खोले हो, आप अगर अरुणाचल प्रदेश में एक फैक्ट्री खोले हो, तो वो लोग दोनों फैक्ट्री भी आपस में कार्बन क्रेडिट्स को ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर अ जोग्राफिकल एरिया। बट जब भी हम हाइड्रोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें ना, तो हाइड्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में हमें जोग्राफिकल एरिया चाहिए, एंड यूजुअली दोज आर व्हाट, दोज आर ईदर वाटरशेड और अ रिवर बेसिन, मतलब एक प्रॉपर हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होनी चाहिए जिसके अंडर में इन वाटर क्रेडिट्स का ट्रांजैक्शन इजी होता है। जैसे वही बोला गया ना, मल्टीपल इंडस्ट्रीज कैन ऑफसेट देयर इंपैक्ट बाय बाइंग वाटर क्रेडिट्स फ्रॉम म्युनिसिपैलिटीज, राइट, जिससे प्रमोट किया जा सके वेस्ट वाटर के रीयूजेस को, राइट। तो कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन बूस्ट द वैल्यू ऑफ वाटर इन पब्लिक आइज अनडाउटेडली बाय अटैचिंग अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेज। पीपल कुड ऑल्सो बी इनकरेज टू यूज द वाटर इन अ मच इकोनॉमिकल मैनर। मतलब यहाँ पे बोला गया, देखो, एक तो हम वाटर को के साथ हम एक इकोनॉमिक कंपोनेंट जोड़ रहे हैं, है ना, तो इससे ना लोग भी सतर्क होंगे दैट हाँ भाई पानी का अच्छे से इस्तेमाल करो, ज़्यादा वेस्ट तरीके से इस्तेमाल करोगे तो पानी जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन भी ये लोगों तक। नेक्स्ट, हाई एनर्जी लेजर सिस्टम, HELS न्यूज़ में है। ये क्या है? देखो ये कुछ ऐसा है। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई फाइटर प्लेन है जिसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, राइट। तो ये फाइटर प्लेन इधर से आराम से आ रहा है, तो यहाँ से ना हमको कोई मिसाइल हम लोग नहीं दाग रहे हैं, बल्कि एक लेजर दाग रहे हैं। यहाँ से लेजर से उस मिसाइल को हमें खत्म करना है, समझ रहे हो। तो ये लेजर या फिर सोचो हाई इंटेंसिटी कुछ बीम इस टाइप का अगर छोड़ रहे हैं, तो उस टाइप के सिस्टम्स अगर जनरेट हो ना, देन दैट इज हाई एनर्जी लेजर सिस्टम, जिसमें DRDO और प्राइवेट कंपनीज पार्टनरशिप कर रही है टू डेवलप दिस सिस्टम ऑफ वेपन, जिससे
जो हम कन्वेंशनल एम्यूनिशंस है ना उसमें और भी हमें पंख लग जाने वाली है। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल एम्यूनिशंस तो रहेंगी। फॉर एग्जांपल कल को अगर कोई हमारे उधर मिसाइल अगर अटैक कर रहा है तो हम तो अपने S-400 से एंटी मिसाइल सिस्टम से उसको रोकेंगे ही, वो तो अलग बात है। बट साथ ही साथ अगर हम फ्यूचर में इस टाइप के हाई एनर्जी लेजर सिस्टम को भी अगर डेवलप कर लेना तो भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो HELS ये एक लेजर वेपन है ऑफ द डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कैटेगरी दैट कुड हिट टारगेट्स अक्रॉस एयर, अक्रॉस ग्राउंड, सी या फिर स्पेस, कहीं पर भी इसको निशाना बनाया जा सकता है। इसमें क्या यूज किया जाता है? इसमें लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाता है जो क्या जनरेट करती है इंटेंस बीम ऑफ कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट। एक ही जगह अगर आप फोटोन्स को बरसाते रहो दोज फोटोन्स विच आर वेरी मच इन देयर एक्साइटेड स्टेट्स, राइट? तो क्या होगा, सामने वाला जो टारगेट होगा ना वो खत्म हो जाएगा आसमान में ही, है ना। सो दिस इज व्हाट वी आर डेवलपिंग। मतलब सोच रहे हो आप हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजीज किधर जा रही है ना। ये इसलिए हम लोग नहीं पैदा कर रहे हैं दैट कल को हम कोई दूसरे देश पे अटैक करेंगे। रादर हम इसलिए पैदा कर रहे हैं जिससे एक रेजिलियंस पैदा किया जा सके दैट कल को हमारे ऊपर अगर कोई अटैक करे तो 10 बार सोचे दैट हाँ किसके ऊपर अटैक करने जा रहा है। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल डीएनए न्यूज में है, द हिंदू से ये न्यूज लिया गया है। इन्वायरमेंटल डीएनए क्यों न्यूज में है? क्योंकि देखो यहाँ पे बोला जा रहा है जो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है ना बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंट में छुप जाती है बट उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, राइट? बट अगर हम लोग इन्वायरमेंटल डीएनए टेक्नोलॉजी के तहत हम लोग इसे इस्तेमाल करें तो बहुत हद तक उनको हम लोग ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल डीएनए या फिर जिसको हम लोग ईडीएनए बोलते हैं, इसको डिफाइन किया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल विच इज ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम इन्वायरमेंटल सैंपल, whether it be soil, whether it be sediment, whether it be water, anything, जिससे हमें कोई भी बायोलॉजिकल सोर्स या फिर बायोलॉजिकल मटेरियल है ना उनका ऑब्वियस साइन हमें पता चल सके। फॉर एग्जांपल ये अब मछली देख रहे हो, है ना। अब ये मछली अगर एक रीजन में से फॉर एग्जांपल सर्वाइव नहीं कर पा रही है तो अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें दैट ये किस टाइप का हीट को सह सकती है, किस टाइप के टेम्परेचर में ये इजीली सर्वाइव कर सकती है, किस टाइप ऑफ वाटर पीएच वैल्यू इस टाइप के मछली को ज्यादा घातक नहीं पहुंचा पाता, तो क्या हम नहीं समझ पाएंगे दैट हाँ ये किस रीजन से ये मछली उठ फुट के आई है इस रीजन में? क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये किस लिए बोला गया, इन्वायरमेंटल डीएनए किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इन्वेसिव एलियन स्पीशीज को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इन्वेसिव एलियन स्पीशीज क्या हुआ? फॉर एग्जांपल सोचो यहाँ पे कोरल स्पीशीज है इंडिया के पेनिनसुलर रीजन में, राइट। अब यहाँ पर अगर कोई एक अलग सा मछली या फिर कोरल स्पीशीज आ गया और हमें पता है दैट दिस कोरल स्पीशीज नॉट लोकल, राइट, तो क्या हम पता नहीं कर सकते दैट हाँ किस टाइप ऑफ वाटर कंडीशंस, किस टाइप ऑफ लाइट कंडीशंस, किस टाइप ऑफ सेडिमेंट टेम्परेचर कंडीशंस उसको चाहिए और उसके हिसाब से हम नहीं पता कर सकते दैट कहां से ये आ सकती है? बिल्कुल पता किया ही जा सकता है, राइट। तो वही चीज है इन्वायरमेंटल, जैसे ह्यूमन का डीएनए होता है ना दैट लैब में टेस्ट किया जाता है, ये भी लैब में ही टेस्ट किया जाता है बट इवेंचुअली दिस इज समथिंग डिफरेंट, राइट। राइनोज हॉर्न ट्रैफिकिंग के बारे में न्यूज है। क्यों? क्योंकि साइट्स के रिपोर्ट के तहत बोला गया है दैट ये जो राइनो के हॉर्न जो है ना ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। राइनोज हॉर्न्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली स्मगल्ड ऑन कमर्शियल एयरलाइंस, बट इनका जो मोडस ऑपरेंडी है ना, मतलब जो भी स्मगलर्स हैं उनके मोडस ऑपरेंडी मतलब होता है तरीका, है ना, प्रोसेस, ठीक है। सो इनका जो प्रोसेस है ना वो शिफ्ट कर रहा है धीरे धीरे, हमें देखने को मिल रहा है। और कैसा शिफ्ट देखने को मिल रहा है? पहले तो ये लोग स्मॉल शिपमेंट में जो है ना स्मगलिंग करते थे, बट अभी जो है ना ये लोग पैसेंजर लगेजेस में घुसाते हैं इस टाइप के सीन को। उसके बाद एयर कार्गो से एक रीजन से दूसरे रीजन को इसको ट्रांसफर किया जाता है। वन हॉर्न राइनोस की अगर बात करें तो इनको हम लोग इंडियन राइनो भी बोलते हैं। ये लार्जेस्ट है ऑफ द राइनो स्पीशीज एंड इट इज आइडेंटिफाइड बाय सिंगल ब्लैक हॉर्न या फिर ग्रे ब्राउन हाइड विद फोल्डेड स्किन। ऑलमोस्ट 75% जो इंटायर वर्ल्ड का इंटायर पॉपुलेशन है वो आसाम, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में मिलता है, जिसमें काजीरंगा जो है ना वो होस्ट करता है 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस। एंड काजीरंगा नेशनल पार्क को तो आपको पता ही है वर्ल्ड नेचुरल साइट भी है, इसलिए दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये हर्बीवोर एनिमल है जो क्या primarily graze करती है over the grasses, over the leaves, branches of shrubs, trees, fruits, aquatic plants, जो भी है उस रीजन में उनको, ठीक है। प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर बात करें तो IUCN रेड डेटा लिस्ट में वल्नरेबल स्टेटस है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में लाई करता है और साइट्स दैट इज कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा में अपेंडिक्स 1 में लाई करता है, ठीक है। चलो
आज का यहाँ पे क्लास, यहाँ पे सेशन समाप्त करता हूँ। कुछ 2-3 छूटा हुआ है दोस्तों, मैं मना नहीं करूंगा, बट व्हाट वी विल डू इज लाइक वी विल बी कवरिंग दोज वेरी एस्पेक्ट्स इन टुमारोज क्लास, ठीक है। सो आई विल बी विद यू इन टुमारोज क्लास, बट एमसीक्यू सेक्शन देख लेते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। पिछले क्लास में पूछा गया था आपसे ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट जो है, जो कि देखा गया था, इट इज अ प्रोजेक्ट इन मैरीटाइम सेक्टर बिटवीन व्हाट इन G20 नेशंस, क्वाड कंट्रीज, इंडिया एंड नॉर्वे, या फिर इंडिया एंड सिंगापुर। द करेक्ट आंसर वाज इंडिया एंड नॉर्वे, राइट। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। मेलोकाना बैसिफेरा रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज? कैक्टस, कोरल, बैम्बो या फिर पाइन स्पीशीज? नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना आंसर लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।